हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स सभी का कंपटीशन रूफ चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग हैं भारत की खोज का 4th चैप्टर का अध्ययन करने जाएंगे, जिसका नाम है युगों का दौर। इससे पहले मैं आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता की 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने तीसरा पार्ट और उसके पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने जो है चर्चा की थी। आज जो है हम 4th पार्ट शुरू करेंगे और इसको जो है मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से इस पार्ट को बेसिक इसका समझाऊंगी और साथ ही साथ उन प्रश्नों की चर्चा करूंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें स्टूडेंट्स, ताकि जो मैं प्रश्न आपको बताऊं वो साथ ही साथ आप जो है 2 मिनट वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, ताकि आपके प्रश्न भी साथ ही साथ होते रहे, क्योंकि आपने आज सुन लिया उसके थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। तो इसलिए जो है चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पाठ का नाम है बच्चों युगों का दौर, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। तो गुप्त शासन यहाँ पर लिखा हुआ। सबसे पहले तो युगों का दौर का अर्थ हमें समझना है कि युगों का दौर का क्या अर्थ है। देखिए, युगों का दौर का अर्थ क्या होता है कि एक युग आता है, फिर उसके बाद दूसरा युग आता है, फिर कोई तीसरा युग आता है। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारी सरकारें बदलती हैं, जैसे अभी 20वां युग चल रहा है, 21वां युग चलेगा, फिर 22वां युग चलेगा। तो युग जो है, युग मतलब एक बहुत लंबा दौर होता है। सरकारें तो 5 साल के लिए ही होती है, बट युग जो होता है वो सरकारों से भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें जो है कई हजारों साल जो है मिले हुए होते हैं। और उनकी आज हम यात्रा करेंगे कि भारत में अभी तक हमने जो है पिछले पार्ट में पढ़ा था कि भारत में जो है किस प्रकार से कौन कौन से राजा आए। मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी ने किस प्रकार से जो है भारत का सम्राट जो है चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को बनाया था और किस प्रकार का शासन चलता है। ठीक है, तो अब जो है हम बाद में अभी पढ़ेंगे कि अब हमारा मौर्य साम्राज्य जो है समाप्त हो गया है। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है मौर्योत्तर साम्राज्य, और मौर्योत्तर के बाद जो आता है हमारा आता है गुप्त शासन। तो इस पार्ट में जो होगा आपके यहाँ पर गुप्त शासन भी आएगा और थोड़ा सा मौर्योत्तर के बाद में भी आएगा कौन कौन से वंश जो है यहाँ पर आए। ठीक है, तो युगों का दौर हम देखेंगे। इसमें कई जो है युगों की चर्चा होगी, यानी कि अनेक राजा, कौन कौन से राजा आए, किन किन ने क्या क्या भारत में कार्य किए, बाहर विदेशियों ने किन किन ने आक्रमण किए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। सबसे पहले तो गुप्त शासन में राष्ट्रीयता कैसी थी, यानी कि हमारे वतन के प्रति प्रेम कैसा था, भारतवर्ष के प्रति प्रेम कैसा था। और साम्राज्यवाद का अर्थ है कि गुप्त शासन में हमारे साम्राज्य का, यानी कि भारतवर्ष का साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहाँ तक था, और जो है शासन व्यवस्था कैसी थी, लोकतंत्र था या निरंकुश तंत्र था। आप ये जानते हो कि राजा ही प्रमुख होता था या फिर और भी अन्य शक्तियाँ थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों क्या है, मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ है। अवसान का अर्थ होता है कि मौर्य साम्राज्य का जो है धीरे धीरे अंत हो रहा था और उसकी जगह पर एक नया वंश आया। कौन सा आया? शुंग वंश। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश ने उसमें जन्म लिया था। ठीक है, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्रफल था। देखिए, मौर्य साम्राज्य तो आप लोगों ने देखा कई वर्षों तक जो है मौर्य साम्राज्य ने भारत पर शासन किया और अपना साम्राज्य जो है, आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने तीसरे पार्ट में डिस्कस किया था, कितना ज़्यादा उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। लेकिन जो शुंग वंश है ये बहुत ही कम एरिया में था, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा विद्यार्थी, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, और दक्षिण भारत में भी क्या हो रहा था, कुछ राज्य उभर रहे थे और उत्तर भारत में काबुल से लेकर पंजाब तक वाकची या भारतीय यूनानी फैल गए थे। तो ये जो यूनानी है ये भारतीय नहीं थे, ये यूरोप से आए हुए थे बेसिकली। इनको भारतीय यूनानी भी बोलते हैं। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और पंजाब कहाँ पर? अपने भारत में। काबुल से लेकर पंजाब तक, यानी कि पंजाब 2 हैं, एक पाकिस्तान में था उस समय पर और एक भारत में भी था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ कर सकता था, इसलिए जो है इसको पाकिस्तान तक ही हम मानेंगे। ठीक है, तो जो है काबुल से लेकर पंजाब तक किसका एरिया था? भारतीय यूनानी शासकों का यहाँ पर राज था। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया। मेनांडर शासक होता है, एक यूनानी शासक होता है मेनांडर। सबसे पहले भारत पर विदेशियों में यदि आक्रमण किया है यूनानियों में, तो किसने किया था? मेनांडर ने किया था। लेकिन मेनांडर जो क्या होता है, भारतीय शासकों से हार जाता है
और भारतीय शासकों से हार तो हो जाता, उसने सबसे पहले आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण यूनानी शासकों में मेनांडर ने किया था, लेकिन वो जो है भारतीय शासकों से वो हार गया था। और हारने के बाद उसका क्या हुआ कि वो भारत में उस समय तक बौद्ध धर्म जो है, आप लोगों ने तीसरे पार्ट में पढ़ा, बौद्ध धर्म, महावीर, जैन धर्म, ये जो है काफ़ी विकसित हो चुके थे। तो मेनेंडर क्या होता है, भारत में बौद्ध धर्म जो फैला हुआ होता है उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है और अंत में जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, मिलिंद पड़ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मेनांडर ने जो है कौन से धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया, मिलिंद पड़ गया। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, मिलिंद कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में मिलती है हमें यहाँ पर उसकी। ठीक है, भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी कला, बौद्ध कला का जन्म हुआ। अब देखिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे जो है यूनानी शासक आ चुके थे और भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय यहाँ पर राजा थे और यूनानी शासन थे। तो जब दोनों संस्कृतियाँ मिलती है, दो राजा आते हैं, मान लो हमारे भारत में जो है बाहर का कोई लोग आएंगे तो वो अपने साथ कुछ संस्कृतियाँ अपनी लेकर आएंगे, कुछ उनकी संस्कृतियों को हम अपनाएंगे। तो इस कारण क्या हुआ, भारत में कुछ यूनानी संस्कृतियाँ भी आ गई और उसको भारतीयों ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया था। फिर जो है मेनांडर के बाद आते हैं कुषाण शासक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाणों ने जो है भारत में काफ़ी कार्य किए हैं, तो ये कुषाण आपसे पूछा जा सकता है। कुषाण क्या होते हैं, कुषाण आते कहाँ से? बेसिकली ये तुर्कमेनिस्तान और चाइना से आते हैं भारत पर, ये आक्रमण करते हैं कुषाण। लेकिन देखिए, उस समय पर आक्रमण करने का जो कारण था, बाद में आक्रमण के बाद जब वो भारत में ही रच बस जाते थे राजा, जैसे अंग्रेजों के साथ ये चीज़ नहीं थी। अंग्रेज क्या करते थे, भारत पर आक्रमण तो करते थे लेकिन वो भारत को पूरी तरीके से लूट लेते थे, उन्होंने भारत को कभी अपनाया नहीं था उस प्रकार से। लेकिन जो है पुराने शासक जो होते थे, जैसे यहाँ पर यूनानी आए तो यूनानी भारतीय की संस्कृति में मिलजुल जाते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं कुषाण। कुषाण जो है बेसिकली चीन और तुर्कमेनिस्तान से आते हैं और उस समय पर भारत पे कौन राज कर रहा होता है, हूण शासक होते हैं। सॉरी, हूण शासक नहीं होते हैं उस समय पर, जो होते हैं शक होते हैं भारत में। ठीक है, ये उत्तर भारत में होते हैं। बेसिकली उत्तर भारत आप लोग जान सकते हो, जैसे कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, ठीक है, पंजाब आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। ऊपर के जितने भी राज्य हैं वो सारे उत्तर भारत में आ जाएंगे। और उस समय पर जो हमारा भारत था वो कहाँ से कहाँ तक था, अफगानिस्तान तक हमारा भारत फैला हुआ था। तो शासन कौन कर रहे थे, शक कर रहे थे। और शक भी जो थे ये विदेशी ही थे। इनको कौन हरा देते हैं, ये कुषाण हरा देते हैं और कुषाण जो है अपना राज भारत पर स्थापित कर लेते हैं। लेकिन कुषाणों में क्या होती है, कुषाण में जो है बहुत महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इस समय पर भी जो है बौद्ध धर्म होता है। और कुषाणों के आने के बाद क्या होता है, बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शाखा होती है हीनयान और दूसरी शाखा होती है महायान। ठीक है, ये दो शाखा होती है, प्रश्न लिख लीजिए। कुषाणों के समय में जो है बौद्ध धर्म कितनी धाराओं में बट गया था, दो धाराओं में बट गया था, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुषाणों में हमें राजा का नाम याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हुए थे वो हुए थे कनिष्क। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कनिष्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए थे भारत में, इन्होंने ही अपनी सत्ता संभाली थी। ठीक है, कुषाण जो है बेसिकली कहाँ से आए थे, यूची सुदूर पूर्व से आए थे, यानी कि ये तुर्कमेनिस्तान की साइड से आए थे और यूची दल के होते थे। कुषाण किस दल के होते थे, ये यूची कबीले के होते थे, ये लोग यूची कबीले थे ये। तो तब ये भारत में आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि कुषाणों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी। तो कुषाणों ने अपनी राजधानी जो है पेशावर के पास बनाई थी, सबसे पहले पुरुषपुर बनाई थी। इन्होंने जो है दो राजधानियां भारत में बनाई थी, एक पेशावर बनाई थी और दूसरी जो है इन्होंने मथुरा भी बनाई थी, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली राजधानी इन्होंने पेशावर के पास, पुरुषपुर एक जगह है, पेशावर कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था।
ठीक है, तो इससे संबंधित कुषाणों से संबंधित ये आपको 2-3 ही फैक्ट याद रखने हैं कि कुषाणों ने जो है किनको हराया था, शकों को हराया था। और शकों को हराने के जब उनको हरा दिया था इन्होंने शकों को, तो इसी के संदर्भ में इन्होंने क्या चलाया था, एक शक संवत। शक संवत जो हम लोग कैलेंडर में यूज करते हैं, संवत जो है वो भी इन्होंने ही चलाया था कुषाणों ने। और सबसे महत्वपूर्ण राजा आपको याद रखना है कनिष्क को, आपको याद रखना है, क्योंकि कनिष्क ने भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो चलाए थे। ठीक है, अब क्या होता है जब ये शक आ गए, तो यानी कि कुषाण आ गए भारत में, तो कुषाण भी अपने साथ अपनी संस्कृति कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। तो ये अपनी संस्कृति जो है लेकर आए, क्योंकि ये किस कबीले के थे, मैंने आपको बताया यूची कबीले के थे। और यूची कबीले के होने के कारण इनके जो है इनका जो संबंध था वो बहुत सारे लोगों से था, जैसे ईरानियों से भी था, यूनानियों से भी था, तुर्कों से भी था और चीनियों से भी था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में भी इन जो ये जो जातियां थी, इनकी जो संस्कृति थी वो भारत में आने लगी। और धीरे धीरे भारत के लोग इनके संपर्क में आए, और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है वो कुषाणों की संस्कृति से मिल जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें कि कुषाणों के समय में ही भारत में क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों, हीनयान और महायान। अब बात आती है तो फिर हीनयान और महायान क्या था। ठीक है, अभी तक बौद्ध धर्म चल रहा था, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। आपको याद रखना है विद्यार्थियों, जो ये महायान शाखा होती है, ये महायान शाखा कहाँ पर फेमस होती है, ये महायान शाखा जो है हमारे भारत और चीन में फेमस होती है। ठीक है, महायान शाखा कहाँ होती है, भारत में फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, और साथ ही साथ कहाँ होती है, चीन में होती है। और विश्व के अन्य देशों में भी ये महायान शाखा प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन इसका प्रसिद्ध होने का कारण कौन था, वो थे, आपको एक याद रखना है विद्वान को, नागार्जुन जी। ठीक है, नागार्जुन जी को याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन जो है बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, ये शास्त्रों के और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं के कारण जो ये महायान शाखा है ये पूरे विश्व में जीत जाती है, और ये महायान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जो है भारत के साथ साथ चीन में भी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है फिर हीनयान शाखा। हीनयान शाखा जो है ज़्यादा देशों तक नहीं फैल पाती है। हीनयान शाखा जो है केवल श्रीलंका मतलब छोटे देशों में ही ये फैल पाती है। हीनयान शाखा को सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रीलंका और ब्रह्मा, ब्रह्मा किसको बोला जाता है, म्यांमार को। तो हीनयान शाखा कहाँ कहाँ हुई, ब्रह्मा म्यांमार यानी कि ब्रह्मा में हुई, और दूसरी श्रीलंका में हुई। अब मैं बताती हूँ विद्यार्थियों की हीनयान शाखा क्या थी और महायान शाखा क्या थी। महायान शाखा, देखिए महायान शाखा में क्या होता है कि इस संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में देखते हैं, एक इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। इनका ऐसा मानना है कि यदि आप महात्मा बुद्ध की भी पूजा करते हो तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हीनयान शाखा के जो लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को ही फॉलो करते हैं, वो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में नहीं मानते हैं। तो आज भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में भारत में कौन सी शाखा सर्वाधिक है, तो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी भाषा है, भाषा बोल रही हूँ सॉरी, कौन सा यहाँ पर संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, महायान संप्रदाय है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब विद्यार्थियों धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे होता है कि जो कुषाण शाखा है, कुषाण जो आए थे भारत में, उनके जो शक्तिशाली राजा हैं वो थोड़े से क्या होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे थे। ठीक है, जब वो कमज़ोर पड़ने लगे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई और भी नए राजाओं ने या और भी भारत से बाहर विदेशी राजाओं ने जो है भारत पर हमला किया होगा। ठीक है, तो जो है अब धीरे धीरे क्या होता है, गुप्त साम्राज्य आ जाता है। अभी तक हमने देखिए पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था मौर्य साम्राज्य का समाप्त होने के बाद कौन आता है, शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद कौन आते हैं, कुषाण आते हैं भारत पर, ये भी विदेशी होते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य में होते हैं चंद्रगुप्त। विद्यार्थियों चंद्रगुप्त आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य साम्राज्य के थे, लेकिन यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य के हैं। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर 2 होते हैं, चंद्रगुप्त 1 होते हैं और चंद्रगुप्त 2 होते हैं, 2 होते हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे क्या होता है, 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ होता है। तो आपका एक प्रश्न बनेगा, गुप्त साम्राज्य का जो प्रारंभ है वो कब होता है, तो 320 ईसा में
ये गुप्त साम्राज्य का जो प्रारंभ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, यहाँ पर विदेशी शासकों को, हमलावरों को भगाया, मार दिया, उनको हरा दिया था और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था गुप्त शासन। ठीक है, अब क्या है, धीरे धीरे ये जब गुप्त साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो क्या करते हैं, भारत में जो है शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं, धीरे धीरे कलाओं का विकास करते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के जो लोग हैं वो भारत से बाहर के नहीं थे, भारत के ही थे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, गुप्त बेसिकली जो है, मैं आपको बोलूँ अगर, तो जो है ब्राह्मणों से ज़्यादा प्रभावित साम्राज्य था ये। तो ये क्या करते हैं, ये भारत के ही होने के नाते भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं और विदेशियों को ये हराना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुप्त साम्राज्य में जो है आपसे यही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, गुप्त साम्राज्य में फिर से ब्राह्मण समाज जो है एक बार उठ जाता है। अभी तक ब्राह्मण समाज को कोई नहीं पूछ रहा था, ब्राह्मण समाज जो है धीरे धीरे क्षीण हो गया था, लेकिन गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मण समाज फिर से उठने लगा। फिर से जो है उसने क्या किया, अपनी भारतीय संस्कृति को वापस स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये आप देखेंगे कि गुप्त शासकों में जो है क्या होता है, समयबुद्ध शक्तिशाली होते हैं, वहाँ के शासक क्या होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, तेजस्वी होते हैं और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ जो है उनके अंदर विकसित होती हैं। और इसमें सबसे शक्तिशाली नाम आता है समुद्रगुप्त का। ये आप एक चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त भी नाम होता है। इस समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का नाम आपने विश्व इतिहास में सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब जो है भारत का नेपोलियन प्रश्न पूछेगा आपसे, किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये कौन से वंश के थे, ये गुप्त वंश के थे, ये हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया था, देखिए ये एक वीणा बजाते हुए इनका एक चित्र है, यानी कि इन्होंने जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में भी और संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जो बाकी राजाओं ने नहीं किए थे। ठीक है, तो ये वीणा बजाते हुए, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वीणा बजाते हुए कौन से राजा को दिखाया गया, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त आ जाएगा इसका प्रश्न। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने ही साहित्य और कला को बहुत आगे बढ़ाया था। अब क्या होता है, क्योंकि भारत पर लगातार जो है विदेशी हमले होते हैं, उत्तर भारत में हर बार कभी चाइना से कोई आ जाता है, कभी मंगोलिया से कोई आ जाता है, तो भारत पर लगातार हमले बढ़ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो है दक्षिण भारत की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब जो है बाद में क्या होता है, जैसे गुप्त साम्राज्य का जब अंत होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, गुप्त साम्राज्य पर किसने हमला कर देती है, कौन कर देता है, हूण हमला कर देते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में हूणों का शासन, फिर उसके बाद जो है हूण, देखो हूण आपको याद रखना है। गुप्त साम्राज्य पर कौन हमला करते हैं, हूण करते हैं, जो कि गोरे हूण कहलाते हैं। और ये भारत में क्या करते हैं, अत्यधिक लूटपाट की ओर यशोवर्मन के नेतृत्व में भारत पर बड़ा आक्रमण करते हैं। यानी हूणों में एक यशोवर्मन राजा होता है और भारत में बहुत अधिक लूटपाट मचाता है और वो जो है भारत पर आक्रमण करना पूरा प्रयास करता है। और अपना जो सरदार होता है एक मिहिरगुल, उसको क्या कर लेता है, ये बंदी बना लेता है। लेकिन एक गुप्त वंश का एक शासक होता है बाला आदित्य, उसने क्या करता है, मतलब यहाँ पर मिहिरगुल जो है भारत का होता है, ये ध्यान लिख देती हूँ आपका, मिहिरगुल ये गुप्त साम्राज्य का ही एक शासक होता है। ये क्या कर देता है, हूणों को अच्छे से छका देता है, यानी कि यशोवर्मन को हरा देता है ये, और क्या कर लेता है, इसको बंदी बना लेता है। लेकिन बाद में अपना एक शासक होता है बाला आदित्य, उसके कहने पर ये इसको छोड़ देते हैं। और लेकिन जब ये छोड़ देते हैं, क्योंकि भारतीय जो होते हैं बहुत ही बड़े दिल के होते हैं, बहुत ही उदार दिल के होते हैं, तो यदि ये इसको बंदी बनाकर रखते तो अच्छा होता। लेकिन क्योंकि ये इसको छोड़ देते हैं तो ये फिर से एक बार भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, यशोवर्मन फिर से भारत पर आक्रमण करता है और ये मिहिरगुल को अगली बार युद्ध में हरा देता है। और उसके बाद जो है भारत पर कौन सा शासन आ जाता है, किसका शासन आ जाता है, हूणों का शासक आ जाता है, जो लगभग भारत में 50 वर्ष तक राज करता है। तो आप देख सकते हो हमारे भारत पर कितने ज़्यादा लोगों ने जो है किस प्रकार से आक्रमण किए हैं और उस प्रकार से आगे बढ़ते गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। ये जो है थोड़ा सा हूणों के बारे में ही बताया गया है, किस प्रकार से जो है
हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन क्या होता है, 7वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा होता है, 7वीं शताब्दी का जब आरंभ हो रहा होता है, तो उनका दमन कौन करता है? कन्नौज का एक राजा होता है हर्षवर्धन। आप सभी ने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन जो है हूणों को हरा देता है यहाँ पर, ठीक है, और बड़ा ही शक्तिशाली राज्य एक स्थापित कर लेता है। ये हर्षवर्धन क्या होता है, बहुत ही कट्टर बौद्ध होता है, और ये महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता है, तो ये महायान शाखा को जो है बढ़ावा देता है। अब क्या होता है, यहाँ पर हर्षवर्धन के समय पर ही कौन आता है, क्योंकि भारत जो है इस समय शिक्षा का केंद्र भी बन चुका था। भारत जो है बौद्ध धर्म, यहाँ पर बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा विकसित हो चुका था कि लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत में आते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत में आया था? तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, चीनी यात्री आया था, हुआन सांग भारत में आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 629 ईस्वी में ये क्या होता है, भारत में आता है। हर्षवर्धन जो राजा होते हैं वो बड़े ही नाटककार भी होते हैं और कवि भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी थी इनकी उज्जैनी, उसको क्या बनाया था, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। और हर्ष की मृत्यु जो है कब हो जाती है, 648 ईसा पूर्व में हो जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विद्यार्थियों कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, 648 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। अब देखिए, ये जो है हमारा पहले पाठ के जो हिस्से हैं वो काफ़ी समाप्त हो चुके हैं। एक बार इसके से संबंधित प्रश्न पूछ देती हूँ, बता देती हूँ आपको। पहला प्रश्न बनेगा, मौर्य साम्राज्य के पश्चात सत्ता किनके हाथों में आई थी? तो किसके हाथों में आई थी? शुंग वंश की आई थी। दूसरा प्रश्न आएगा, राजा मिलिंद कौन थे? ठीक है। और आपका जो है इसमें मैं एक प्रश्न आपको दिखाना भूल गई आप लोगों को, इसमें जो है आपको भी मैं बाद में एक पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगी। एक जो होता है यहाँ पर कुषाणों के समय में ही हेलियोदो स्तंभ बनाया जाता है। मेनेंडर जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय पर भारत में जो होता है एक हेलियोदो स्तंभ बनाया जाता है जो मध्य प्रदेश के सांची में है। तो ये भी यूनानी कला का ही क्या है, एक उदाहरण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूनानियों ने भारत की कला को अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि हेलियोदो स्तंभ कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कुषाण कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो है नागार्जुन कौन थे, एक प्रश्न आपका ये बनेगा। और बौद्ध धर्म जो है कुषाण काल में कितनी संप्रदायों में जो है विभक्त हो गया था, नाम बताएं, ये हमें करना है प्रश्न। हीनयान शाखा कहाँ, कौन कौन से देशों में फैली हुई थी, एक ये प्रश्न हो जाएगा। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया था, तो गुप्त शासक ने लगभग किया 300 वर्षों तक। और हूणों ने लगभग कितना किया भारत पर शासन, 50 वर्षों तक किया था। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। और हर्षवर्धन आपसे पूछा जा सकता है, तो हर्षवर्धन किस प्रकार का राजा था? हर्षवर्धन बड़ा ही शक्तिशाली और उदार शासक था, और जो है वो कैसा था, कवि और नाटककार भी था और बहुत ही शक्तिशाली था। आपने देखा कि उसने अंत में जो है हूणों को भी हराया था। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है विद्यार्थियों पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मौर्य दक्षिण भारत देखते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जब जो है दक्षिण भारत में क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा बड़े बड़े राज्य फले फूले थे। अब क्या होता है, क्योंकि उत्तर भारत में जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर आक्रमण होते रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत में आना शुरू कर देते हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य होते हैं विद्यार्थियों, ये आप लोग बताइए मुझे, सोचिए। देखिए दक्षिण भारत में कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा जैसे केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, इधर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये सारे जितने भी राज्य होते हैं ये सारे दक्षिण भारत में आते हैं। तो लोगों ने क्या किया, दक्षिण भारत की तरफ आना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि दक्षिण भारत जो है अनेक राज्य जो है इनके समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो अनेक राज्य जब समुद्र तट से लगे हुए हैं तो इनका जो व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता था, समुद्र के माध्यम से ही होता था। तो अब क्या हुआ, दक्षिण भारत किनका केंद्र बन जाता है, राजगीर शिल्पी और कारीगरों का बन जाता है। यहाँ पर लोग जो है, अब आप विद्यार्थियों देखेंगे कि जितनी भी ज़्यादा कलाएं हैं वो कहाँ पर मिलेंगी, दक्षिण भारत में मिलेगी। ऐसा क्यों, उत्तर भारत में क्यों नहीं मिलती? हमारी प्राचीन संस्कृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत में मिलती हैं। इसका कारण है विद्यार्थियों, इसका कारण ये है क्योंकि दक्षिण भारत पर आक्रमण ज़्यादा नहीं होते थे,
वहाँ पर संस्कृतियाँ बची रहीं, वहाँ के लोग जो है अपनी संस्कृतियों को बचाकर रख पाए। लेकिन उत्तर भारत में विदेशियों के आक्रमण बार बार होते थे, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो गया, नई नई संस्कृतियाँ आती चली गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा यहाँ से कि मौर्य साम्राज्य का अंत होने पर दक्षिण की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो दक्षिण की शासन व्यवस्था कैसी थी, एकाकी हो गई थी। और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध हो गया था, यहाँ पर ये हमें याद रखना है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि फिर दक्षिण भारत में क्या हो गया था। दक्षिण भारत जो है दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर समुद्री व्यापार ज़्यादा होता था, क्योंकि ज़्यादातर राज्य जो है समुद्र से लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर समुद्री व्यापार के लिए दक्षिण भारत अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया था। तो इस जो है हिस्से से आपके 2 ही प्रश्न बनेंगे। अब आता है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। ठीक है, अब क्या होता है भारत में, क्योंकि जो है बहुत सारे विदेशी जो है आना शुरू हो गए भारत में, और जब बहुत सारे विदेशी जो है भारत में आ गए थे, लेकिन जो है क्या हो गया था, ऐसे में युद्ध का माहौल बना रहता था। लेकिन एक बात अच्छी क्या थी कि जो भी शासक भारत में आते थे वो धीरे धीरे क्या करते थे, भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते थे और भारत के ही रंग में रंग जाते थे। ये सबसे खासियत बात होती थी भारत की। तो इससे क्या हुआ, इससे एक अच्छी बात ये हुई कि जब वो भारतीयों की संस्कृति में रंग मंच गए तो जो है भारत में युद्धों का जो माहौल था वो कम हो गया, और थोड़ा धीरे धीरे क्या हो गई, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था भारत में आना शुरू हो गई। जैसे यदि हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया। इसके कारण क्या हुआ कि वो भारत को जब अपना नहीं पाए, उन्होंने भारत को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जितने भी विदेशी शासक आपने देखा, शक आए, कुषाण आए, यूनानी आए, फिर हूण आए, जितने भी भारत से बाहर आए थे, उन्होंने भारत में ही रहकर अपना विकास किया और भारत का भी विकास किया। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे संबंधित आज भी मिलती हैं। ठीक है, तो बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन आ चुका है। मौर्य ने भारत पर जो है राज कर लिया है। उसके बाद कुषाण, गुप्त, दक्षिण में कौन कौन हुए हैं, चालुक्य हुए हैं, राष्ट्रकूट हुए हैं, और भी बहुत सारे राज्य हुए हैं छोटे छोटे जिन्होंने भारत पर राज किया है। 200 से 300 वर्षों तक लगातार किया है। ठीक है, लेकिन जो है जब कभी 2 राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या को यहाँ पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। तो इन राजाओं की विद्यार्थियों क्या सबसे अच्छी बात थी, भले ही ये बाहर से आए थे लेकिन ये भारतीय प्रजा को जो है परेशान नहीं करते थे, और ये कोशिश करते थे अपने ही स्तर पर समस्याओं को ये सुलझा लेते थे। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे विदेशी शासकों की क्या विशेषता थी, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि विदेशी शासकों ने अपने आप को भारतीय परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जल्दी ही ढाल लिया था, इसलिए ये शासक कैसे रहे थे, सफल रहे थे। अब मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी शासन सत्ता भारत में कायम क्यों नहीं रह सकी, क्योंकि भारत के लोगों ने क्यों, अब देखिए यहाँ पर इतने सारे राजा आ रहे हैं, बहुत सारे 300 सालों तक जो है शासन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका विरोध नहीं कर रहा है। 300 साल तक शासन, 50 साल तक शासन, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि भारतीय जनता ने कभी इनका विद्रोह नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कभी भी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी भारत के ऐसा नहीं सोचा कि भारत विकास ना करे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है भारत को एकदम से अंधकार में डुबो दिया। इसलिए क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन सत्ता भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई। आज जो है विद्यार्थियों हम ये 3 हिस्से करेंगे, आपके लगभग 3 पार्ट हो गए हैं, 11 पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अगली वीडियो में जो है मैं इसको आपको करवाने का आगे प्रयास करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि जो मेरी मेहनत है वो बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुंच पाए विद्यार्थियों। और जो है सही सटीक तैयारी मैं आपकी करवाती हूँ, कभी भी जो है मैं आपका समय ख़राब करवाने का मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं है। तो आप भी मेरे लिए इतनी से मेरे लिए कर दिया करो कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है इसका फ़ायदा सभी बच्चे ले सकें, सारे बच्चों की समझ विकसित हो जाए। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो यूट्यूब पे बहुत सारा समय वो अपना ख़राब कर देते हैं और उनका चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज चीज़ें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा रही हूँ। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं भारत की खोज से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव मुझे
दे सकते हैं। यदि कोशिश हुई, मैं प्रयास करूँगी, आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको जो है आपका जो लेने की कोशिश करूँगी। और विद्यार्थी ये जो पीपीटी है ये हमारे ही विद्यार्थी अथर्व माने के द्वारा बनाई गई पीपीटी है। बहुत मेहनत से इस बच्चे ने पीपीटी बनाई है और जो है आप लोग भी इस तरीके से क्रिएटिव चीज़ें करते रहिए। चलिए अब हम अलविदा कहूँगी, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।